गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतु किस ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो कल ऐप पे आपको टेस्ट पेपर दिया है उस टेस्ट पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। चलिए आइए मेरे साथ। पहला प्रश्न है 8 + 2 √ 15। इस टाइप का नहीं था, कल एक सवाल बताया था इस टाइप का जिसमें ट्रिक बताई थी, बीच वाले पद में 2 का भाग दे देते हैं। अगर आपको याद हो तो बीच वाले पद में 2 का भाग दे देते हैं। उसमें क्या होता है देखो, आप देखना घर पे वापिस, कल वाले टेस्ट पेपर में पीडीएफ में देखना, उस पे वर्गमूल था, √ का चिन्ह था। इसमें कोई वर्गमूल वगैरह नहीं है, केवल ये इस तरीके से संख्या दे देता है जैसे 8 + 2 √ 15। वर्गमूल होता है तब तो मैंने बताया था नीचे वाली संख्या हम भाग दे देते हैं और उसको लिखते हैं, वो मैंने कल बता दिया था। लेकिन वर्गमूल नहीं हो, मैं लिख देता हूं इसको। अगर बच्चों वर्गमूल नहीं हो तो क्या करना है, ये ट्रिक याद रखें आप। इसके अंदर जो बाद वाली संख्या है इसमें 2 का भाग दे देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, आया कितना 15, आया कितना √15 है ना। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये √15 आ गया भैया। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, तो इसको क्या लिख देना हम लोगों को, √5 + √3। ये ट्रिक याद रखें। वर्गमूल नहीं हो तो, कल जो मैंने बताया था उसमें तो वर्गमूल था। अगर वर्गमूल होता है तब तो इस बाद वाली संख्या में भाग दे देते हैं 2 का और उसको सीधा लिख देते, जो संख्या वो संख्या इधर प्लस करके √ वाली संख्या इधर। लेकिन ये वर्गमूल नहीं, केवल ऐसा दे रखा हो तो क्या करना है, बाद वाली संख्या में 2 का भाग दो तो 2 से 2 कट जाएगा, √15 या √15 को जैसे 15 है, 15 क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, तो इसको लिख दो √5 + √3। ये ट्रिक याद रखें भैया, ठीक है। ट्रिक को रट लें, बाद वाले में भाग दें 2 का, जैसे 2 से 2 कट गया, पीछे √15 है, 15 लिख देते 5 × 3, तो √5 + √3। अब ये प्रश्न है सवाल संख्या 2। कह रहा है बच्चों, एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा। अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा, ठीक है, और तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। ये अंकित मूल्य से नहीं होगा, करेक्शन है, ये क्रय मूल्य से होगा बच्चों। तथा क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचता हो, ठीक है ना। या एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा, ठीक है, तथा 30 अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। चलो ये सवाल सही है फिर तो। अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदता है, ठीक है ना, तथा अंकित मूल्य से 30 रुपए अधिक पर बेचता है, तो इसका लाभ बताएं बेटा। इस टाइप का सवाल आपको लाभ आने में करा रखा है बच्चों। इसका लाभ, इसका जो आंसर है वो आप लोग बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं भैया। चलिए इसको करते हैं। क्या कह रहा है, सवाल थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आसान है, 100 मान के करते हैं। एक व्यक्ति ने, व्यवहारिक समझो इसको, हमेशा क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम, सर इसमें अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो अंकित मूल्य हम 100 मानते हैं। सवाल को पढ़ें, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा। हर बार जो छूट वगैरह देता वैसा नहीं, सवाल थोड़ा अलग है। अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा और पूछ, ठीक है ना, तो भैया अंकित मूल्य हमने माना कि 100, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 100 - 30 = 70 रुपए। भैया हमने अंकित मूल्य माना, समझें इसको, अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया, 100। कह रहा है पंखा खरीदा कितना, अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा। खरीदा कितने पे बच्चों, अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा है, तो हमने अंकित मूल्य 100 माना।
अंकित मूल्य से 100 ही माना, प्रतिशत मतलब 100 में से ही होता है, तो 30%, 100 में से 30% कम पर खरीदा, 100 माइनस 30, खरीदा कितने रुपए में बच्चों? 70 रुपए में। अब कह रहा तथा अंकित मूल्य से 30 रुपए अधिक पर बेचता, अंकित मूल्य से 30 रुपए अधिक पर बेचता, अंकित मूल्य कितना माना? 100, उससे 30% अधिक, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 30% अधिक, तो 100 पे 30 मतलब 30% मतलब 100 पे ही होता है, तो अंकित मूल्य हमने 100 ही माना, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 130। तो यहां क्रय मूल्य आ गया 70, विक्रय मूल्य आ गया 130। तो भैया क्या होगा लाभ? क्रय मूल्य खरीदा 70 में और बेचा 130 में, तो क्या होगा लाभ? लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये कितना हो गया? 130 माइनस 70, ये आ गया 60 रुपए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है बच्चों? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने रुपए? 60 बटा क्रय मूल्य कितना है? 70 इंटू 100। 0 से 0 गया, 600 बटे 7, ठीक है। 7 का भाग गया इसमें, 7 8 56, पीछे रहा 4, 7 5 35, अब 40 में 35 घटाया, 85 सही 5/7% लाभ। बिल्कुल आसान सवाल है, व्यवहारिक तौर पे करें तो समझें, सवाल की भाषा समझें तो अपना आप ये समझ में आएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा और अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेच दिया। तो हमने अंकित मूल्य मान लिया 100, क्योंकि अंकित मूल्य पे कह रहा दोनों बार के, एक तो खरीदा अंकित मूल्य से 30% कम और बेचा अंकित मूल्य से 30% ज्यादा, तो हमने कहा अंकित मूल्य माना कि 100। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 30% कम पर खरीद रहा है, प्रतिशत मतलब 100 में से होता है, अंकित मूल्य 100 माना, तो क्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 30% कम पर खरीद रहा है, 100 माइनस 30, 70 रुपए क्रय मूल्य हो गया। अब बेच कितना रहा है? वही अंकित मूल्य से 30% अधिक पे, तो 30% मतलब 100 पे 30 बढ़ाना, तो वही 100 प्लस 30, विक्रय मूल्य 130। लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 130 माइनस 70, 60 रुपए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ 60 बटा क्रय मूल्य 70 इंटू 100, काटा पीटा 85 सही 5/7। अलग टाइप के सवाल हैं ये, लेकिन अच्छे सवाल है, इनको सीखना है, ठीक है। अब ये प्रश्न है, इसका आंसर बताएं भैया। इस टाइप का सवाल करा है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? ठीक है, इस तीसरे सवाल का आंसर बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सुनिएगा, ये कह रहा है, देखो इसमें ट्रिक मैंने बताई थी, 2 वर्ष में हो जाती है। हो जाती मतलब हमें बच्चों क्या दे रहा है? मिश्र धन। हो जाती है वाली राशि हमेशा क्या होती है? मिश्र धन। यहां एक शब्दों में घुमाव दिया है, ट्रिक तो बिल्कुल आसान है, मैंने बताई भी आपको। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 720 रुपए। और कह रहा है तथा 5 वर्षों में नहीं कह रहा है, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, तो 2 वर्ष में देखिए 5 और अधिक वर्षों के बाद मतलब 5 + 2 कितने वर्ष कह रहा है बच्चों? 7 वर्ष कह रहा है। ये सीधा सीधा ऐसा नहीं कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 1020 हो जाता है, ये कह रहा तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, 2 वर्ष का तो 720 हो जाता है, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, तो 2 + 5 7 वर्ष, 7 वर्ष का मिश्र धन कितना? 1020 रुपए हो जाती, मतलब मिश्र धन। हो जाती का मतलब क्या हुआ बच्चों? मिश्र धन। तो कह रहा है 2 वर्ष में 720 हो जाता है तथा 5 और अधिक वर्ष, सीधा 5 वर्ष कहता तो 5 लेते, कहता 5 और अधिक वर्ष, तो 2 पहले से 5 और 2 + 7 7 वर्ष में कह रहा है 1020 रुपए हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा बच्चों? मूलधन क्या होगा? वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। ये सीधी ट्रिक है बच्चों,
अगर साधारण ब्याज के सवाल में, साधारण ब्याज इसने दिया है, साधारण ब्याज के सवाल में अगर हमें कहता इतने वर्ष में इतनी हो जाती, इतने वर्ष में इतनी हो जाती, तो राशि क्या है, मूलधन क्या है, वज्रगुणा का अंतर, दोनों का वज्रगुणा, ठीक है, का अंतर बटा समय का अंतर, बस सीधा मान रखना है इसमें। वज्रगुणा कितना होगा, 1020, ये संख्या बड़ी, इसको ले लो पहले, 7 × 720 माइनस 2 वर्ष × 1020 बटा समय का अंतर 7 माइनस 0 का 0, 7 दूनी 14, चौका हंस लगी 7 × 50 1 50, 5040 माइनस 0 0, ये तो हो जाएगा 2040 बटे 5, 3000 बटे 5, राशि कितनी हो जाएगी बच्चों, 600 रुपए। राशि कितनी हो जाएगी, 600। यहां एक ही चीज घुमा दी कि 5 और अधिक वर्षों के बाद, तो 2 + 5 7 वर्ष, तो 2 वर्ष का 720 हो जाती है, मतलब मिश्रधन, 7 वर्ष में 1020 हो जाती है। मूलधन क्या होता है, वज्रगुणों का अंतर बटा समय का अंतर, बस 600 रुपए आपके आ गया आंसर। सीधी ट्रिक है ये। अब ये सवाल पूछा है बच्चों, इस पे भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूं। इसको कह रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो वह राशि अंतर बराबर क्या होता है बच्चों, मूलधन इंटू दर बटा 100 की घात 2। अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर बटा 100 की घात 2, ठीक है। ये तो अंतर आप 1 लिख दें, मूलधन ज्ञात करना x, दर 4 बटा 100 की घात 2। ये सीधी ट्रिक है बच्चों, ठीक है ना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का ये सीधा ट्रिक है। भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा किसी राशि का, कि भैया उसको मूलधन कितना, वो राशि क्या, इंटू दर बटा 100 की घात 2। अंतर 1 रुपए दिया, लिख दिया, मूलधन ज्ञात करना x, दर 4 पर दे रखी है, बटा 100 की घात 2 है। 1 बराबर हो गया x इंटू 4 × 4 बटा 100 × 100। ले जाओ उधर, ये 100 और 100 भाग में गुणा में चला जाएगा, 100 × 100, और ये 4 और 4 गुणा में ये भाग में आ जाएगा। इधर केवल क्या रहेगा x, 4 का भाग 100 में दिया 25, 4 का भाग 100 में दिया 25, ठीक है ना। तो मूलधन कितना आ जाएगा बच्चों, 625। तो इसमें अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, इस सूत्र से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया तो मूलधन जैसे निकाल दिया, अंतर 1 रुपए दिया, मूलधन निकाल दिया। मूलधन देता है तो हम अंतर निकाल सकते हैं, और अंतर और मूलधन देता है तो दर भी निकाल सकते हैं। तो ये सीधा एक ट्रिक है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर क्या था, मूलधन टू दर बटा 100 की घात 2। अंतर 1 है तो 1 लिख दिया, मूलधन ज्ञात करना x, दर 4 रख के हल कर लिया, x का मान आ गया अपने मूलधन 625 रुपए। इस पेपर में अच्छे सवाल दिए, सब सवाल लगभग नए टाइप के। ये अगर अभी नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, इनको आपको घर पे वापस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये चीज, एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त है बच्चों, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त का व्यास क्या होगा। एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, ये जीवा, जीवा क्या होती है बच्चों, वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जीवा है। मैं थोड़ा बड़ा चित्र बना देता हूं इसमें, कुछ नहीं, आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ये केंद्र है वृत्त का, वृत्त का ये केंद्र है, इसके ये 2 बिंदुओं को मिला रही है बच्चों। वृत्त का ये केंद्र है, इसके ये 2 बिंदुओं को मिला रही है बच्चों, ये जीवा कहलाती है। ये क्या है बच्चों, जीवा, ठीक है। वृत्त के केंद्र से
6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है बच्चों? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। और वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा कैसे नापते हैं भैया? दूरी हमेशा कैसे नापते हैं? 90 डिग्री का कौन होता है? ऊंचाई हमेशा लंब डालेंगे तभी होगा। तो भैया पूरी 16 है तो ये कितनी हो जाएगी? 8। और ये भी कितनी हो जाएगी? 8। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी। ये देख लो, ये परिधि और केंद्र का ये बिंदु मिलाते हैं, यही तो त्रिज्या है, आर के नहीं है बच्चों। ये त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। समझ आ रही बात? ये भैया वापिस समझे, इसको आसान सवाल है। वृत्त है, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये जीवा कितनी दे दी? 16। कह रहा केंद्र से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरी हमेशा 90 डिग्री पे नापी जाती है, सीधी नापते हैं ऐसे। तो वो दूरी जो नाप रहे हैं वो इसको 2 टुकड़ों में बांटेगा, लंब डालेंगे उसको 2 टुकड़ों में बांटता है। जीवा पे जो लंब डालते हैं मान लो, वो उसको 2 टुकड़ों में बांटता है। पूरा 16 है तो ये 8 में बट गया। अब इस त्रिभुज को ले लें हम, इस त्रिभुज को भैया, ये जो त्रिभुज है इसको हम ले लेते हैं बेटा। इस त्रिभुज को यहां सीधा बना लेता हूं कि भैया त्रिभुज है, इसमें आधार तो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? कर्ण। ये देख लो, ये त्रिज्या है कि नहीं बच्चों? भाई त्रिज्या क्या होती है? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी तो त्रिज्या होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 8 का स्क्वायर, आधार कितना है? 6 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36। कर्ण का स्क्वायर बराबर 100। तो कर्ण क्या आ जाएगा? 100 का वर्गमूल मतलब 10 सेंटीमीटर। भैया जीवा क्या होता है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा 16 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरी हमेशा 90 डिग्री नापेंगे, सीधा नापते हैं ना दूरी, कोई तिरछी थोड़ी नापते हैं बच्चों। तो सीधा नापेंगे तो क्या होगा? ये जो इस पे 90 डिग्री कौन बनाएगी? तो भैया ये पूरा 16 है तो ये 90 डिग्री कौन बनाने वाली हमेशा जो ये लंब है इसको समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। पूरा 16 है, ये 8 और ये 8 होगा। अब ये 8 है और ये दूरी 6 सेंटीमीटर दे ही रखी है। हमें त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या आर है, तो क्या हुआ? ये उल्टा बनाओ, समकोण त्रिभुज को सीधा बना लो। लंबाई इसकी, आधार इसका 6 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या मतलब ये कर्ण यह है या त्रिज्या ये आर है, ये ज्ञात करनी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हल किया, कितना आ गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अच्छे सवाल है आज के टेस्ट पेपर बेटा, ठीक है ना? इनको समझें और घर पे हल करना है। नहीं होता है पहली टेस्ट में तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना? कुछ अच्छे सवाल जब मुझे दिखते हैं मैं जानबूझ के देता हूँ टेस्ट में, ताकि आप उनसे कुछ सीखें। अगर आसान पेपर दूं, सारे सवाल हो जाएंगे तो उनसे सीखेंगे क्या? इसलिए जानबूझ के थोड़ा पेपर लेवल का बनाता हूं। एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, वो जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है बच्चों? 100 मीटर की ऊंचाई है बच्चों। ये यहां पे उड़ रही है भैया, ठीक है, ऊंचाई दे दी है हमें समकोण त्रिभुज बनाना। पतंग का धागा, ये धागा भाई यहां से कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो धागे की लंबाई, ये धागा है, धागे की लंबाई ये नहीं पता, तो हमने उसको क्या मान लिया? x मीटर। तो बेटा हमें दिया हुआ क्या है? लंब। और पूछ क्या रहा है बच्चों? कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात कौन सा होता है? लाल बटा काका से देखें। लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है L/K, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा कितने डिग्री बच्चों? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? 100। वहां देखें आप, लंब 100। कर्ण ज्ञात करना है। साइन का मान, साइन 30 का मान 1/2, थीटा वाली टेबल याद होनी चाहिए, बराबर 100/x। वज्र गुणा होगा x × 1 बराबर 100 × 2, x बराबर 200। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 200 मीटर। धागे की लंबाई 200 मीटर आ जाएगी। अब ये प्रश्न, इसमें सीधे सूत्र याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना? बिल्कुल आसान सूत्र लगेंगे इसमें। सबसे पहले तो आप देखो, एक सूत्र है 1 + tan² थीटा
बराबर सीधा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं। और एक सूत्र मैंने लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हम जानते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह यहाँ देख लो सेक स्क्वायर थीटा लिखा देंगे सीधा। वहां देखें आप 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम सेक स्क्वायर लिख दिया। और ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसकी जगह ये लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर। ये दोनों सूत्र है बच्चों, 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये सीधे सूत्र है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है उसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर उसको कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भैया सेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों, सेक मतलब एक जो है 1/सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। 1/सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा। उसी प्रकार 1/कॉसेक है, 1/कॉसेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस। ये लाल बटा कक्का से सारे सूत्र आपको लिखाए हुए हैं। सूत्र याद नहीं है तो बीज गणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे आपसे नहीं होने हैं बेटा, सूत्र रखने हैं आपको। सूत्र टेलीग्राम जो चैनल है अपना उस पर दे रखे हैं बच्चों, सूत्रों को याद करें, ट्रिक्स भी बताता हूं उनको रटें। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस को, 1/सेक को लिख सकते हैं कॉस, और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 1/कॉसेक को लिख सकते हैं साइन। भैया मान रख दिया 1/, अच्छा 1/सेक स्क्वायर है तो यहाँ कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/कॉसेक स्क्वायर है तो ये साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि एक नियम ये भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, 1। तो बिल्कुल आसान, लेकिन इतने सूत्रों का उपयोग हो गया इसमें। भाई सीधा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर, अब 1/सेक है तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/कॉसेक है तो साइन लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, अच्छा कॉसेक का उल्टा साइन होता है। ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है, ये लिख दिया हमने। सूत्र याद नहीं है तो सूत्रों को याद करें भैया, ठीक है, और इन सवालों को हल करें। चलिए अब हम आगे चलते हैं 8वें सवाल पे। ये जो टेस्ट पेपर, इसमें सभी सवाल तकरीबन अच्छे हैं, इन सवालों को मिलाएं। जो सवाल आपकी भाषा में जो आप जिसको टफ कहते हैं वो टफ नहीं है, वो आपको कुछ सिखाने वाला होता है बच्चों। वो सवाल नया होता है, वो आपको कुछ सिखाएगा अगर उस पर थोड़ा ट्राई करोगे तो। इसलिए थोड़े अच्छे सवाल देता हूं मैं। अगला सवाल है, एक किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, जो त्रिज्या है तथा उसकी ऊंचाई, जो उसकी त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई दोनों में ही 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयतन में कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ता है। तो भैया बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, πr²h। तो यहां क्या हो रहा है, ये पाई वाई से लेने देना नहीं, त्रिज्या का आयतन के सूत्र में त्रिज्या का स्क्वायर है और ऊंचाई 1 बार है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों में, त्रिज्या में भी 20% की वृद्धि कर रहा है, ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर रहा है। तो त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर रहा है, त्रिज्या 120 लेंगे, यहां स्क्वायर है इंटू 120, आर स्क्वायर है ना। त्रिज्या में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो त्रिज्या 100 है तो 100 प्लस 20 120, लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर 120 इंटू 120 इंटू ऊंचाई 100 है, उसमें भी 20% की वृद्धि कर रहा है तो ऊंचाई 120। अब बटे में 100 इंटू, अब 3 बार होता है तो 2 बार 100 लेना है नीचे, -100, ये ट्रिक याद रखें। 2 बार होता है तो 100 1 बार लेते हैं, 3 बार ऊपर होता है 100 2 बार, बस ये ट्रिक याद रखें भाई। त्रिज्या यहाँ 2 बार है, आर स्क्वायर है तो त्रिज्या 2 बार 120, ऊंचाई में 20% की वृद्धि तो 120, 30% करता है 130। सूत्र में जितनी बार है, आर 1 बार है 1 बार लेना, एच 1 बार है 1 बार लेना, 2 बार है 2 बार लेना, 3 बार है 3 बार, आर 2 बार
तो 120 इंटू 120, ऊंचाई भी 20% ही बढ़ा है, वो एक बार है तो 120, वो एक, तो 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से ये 0, गुणा किया 1728 बटे 10 माइनस 100, 172.8 माइनस 100। अब 172.8 माइनस 100 किया तो ये आ गया 72.8% वृद्धि होगी। ठीक है, अच्छा सवाल था भैया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल। आज का पेपर काफी अच्छा है, अच्छे सवाल है काफी। कह रहा है दो स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 560 किलोमीटर 590 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती, ठीक है ना, तथा आधे घंटे के बाद दोनों ट्रेनें देखो साथ रवाना नहीं हो रही है। एक तो रवाना हो रही है शाम 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कहां से, ए से, ठीक है ना, ठीक है। और आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन, आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। तो बताओ वे दोनों स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो पहले तो भैया एक ट्रेन देखो, एक ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन रवाना कितने बजे हो रही, 4 बजे, और एक आधे घंटे के बाद जो स्टेशन बी से रवाना हो रही है वो 4:30 बजे हो रही। स्टेशन ए से तो 4 बजे रवाना हो रही है, स्टेशन बी से आधे घंटे बाद मतलब 4:30 बजे रवाना होती। मतलब आधे घंटे जो है, आधे घंटे में केवल ट्रेन ए से जो रवाना हो रही वही चलेगी। आधे घंटे में ए द्वारा रवाना ट्रेन द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, आधा घंटा है, 60 की स्पीड से चल रही है वो ए वाली ट्रेन, और आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी भैया, वो 30 किलोमीटर की। आधे घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगी बच्चों, 30 किलोमीटर की, ठीक है। अब क्या होगा, 4:30 बजे 4:30 पे अब यहां से सापेक्ष चाल शुरू होगी। ये स्टेशन ए से जो है ट्रेन रवाना हुई 60 की स्पीड से, स्टेशन बी से जो है वो रवाना हुई बच्चों 80 की स्पीड से, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी बच्चों, 590 माइनस 30 बराबर 560 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी जो है वो 560 किलोमीटर रहेगी बच्चों। क्यों, क्योंकि ट्रेन ए ने आधे घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। भैया ट्रेन बी और ए दोनों एक साथ कब रवाना हुई, 4:30, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ सापेक्ष कब आने लग गई, 4:30, क्योंकि ट्रेन ए जो है आधे घंटे पहले रवाना हुई। ट्रेन ए 4 बजे रवाना हुई, ट्रेन बी 4:30 रवाना हुई। तो आधे घंटे में ए कितनी दूरी तय कर लेगा, 60 इंटू आधे घंटे में 1/2 30 किलोमीटर। तो अब दूरी कितनी रहेगी जब 4:30 बजे, 4:30 बजे जब बी ट्रेन रवाना होगी 80 की स्पीड से, तो इनके बीच की उस समय दूरी कितनी रहेगी, 30 किलोमीटर। ए चल चुका, इधर आ चुका है भैया, ए 30 किलोमीटर इधर आ चुका है। तो अब दूरी कितनी रहेगी, 590 टोटल दूरी माइनस 30 किलोमीटर, क्योंकि ए से जो ट्रेन रवाना हुई आधे घंटे में 4 से 4:30 के बीच तय कर चुकी है, तो 390 माइनस 30, अब 560 किलोमीटर की दूरी है जो कि अब ए और बी तय करेंगे 4:30 बजे से, ठीक है ना। तो यहां सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, अब यहां दूरी कितनी है सुनो, दूरी है 540 किलोमीटर। अब यहां सापेक्ष चाल, अब चालें दो हो गई 4:30 बजे, भाई 590 किलोमीटर दूरी थी, आधे घंटे में एक ए ने 30 किलोमीटर दूरी तय कर दी। अब दूरी शेष कितनी रही, 590 माइनस 30, 560 किलोमीटर। अब सापेक्ष चाल क्या है, दोनों आमने सामने हैं, विपरीत दिशा में हैं। तो भैया दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, 60 प्लस 80
ये हो गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या आ जाएगा बच्चों, दूरी बटे चाल 540 बटा 560 है दूरी, 560 बटे 140। समय कितना लगेगा, 3 घंटे। अब प्रश्न में क्या पूछा है भैया, तो दोनों, तो बताओ दोनों स्टेशन, तो बताओ वे दोनों स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, ठीक है ना। तो भैया 3 घंटे बाद वो मिलेगी, सुनना, 3 घंटे बाद मिलेगी, तो 30 किलोमीटर तो ट्रेन जो है वो पहले ही तय कर चुकी 4 से 4:30 के बीच में, प्लस उसकी स्पीड कितनी है, ए से जो निकली ट्रेन उसकी स्पीड कितनी, 60 की स्पीड, और वो कितने घंटे चली है बच्चों, 3 घंटे। तो 30 प्लस 60 इंटू 3 180, ए से कितनी दूरी पे मिलेगी बच्चों, वो 210 किलोमीटर की दूरी पे। क्यों, देखो 30 किलोमीटर तो पहले से ही चल चुकी है ना ये ट्रेन, तो 30 किलोमीटर तो ये, फिर ए वाली ट्रेन ए की तरफ से 3 घंटे चली, और तो ए की तरफ से आने वाली ट्रेन की स्पीड 60 है, तो 60 इंटू 3 180, तो 30 प्लस 180 210 किलोमीटर। देखो व्यवहारिक समझना, इनमें कोई सूत्र नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग आप देख सकते हैं, दिमाग लगाना, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए इसमें। एक तरफ से ट्रेन एक स्टेशन ए से रवाना होगी, वो 4 बजे ही रवाना होगी, और बी से 4:30 रवाना होगी, तब तक ए क्या करेगा, 60 की स्पीड से आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 30 किलोमीटर की। तब उनके बीच की दूरी कम हो गई, 590 माइनस 30, 560 किलोमीटर दूरी रह गई। अब दोनों आमने सामने हो गई 4:30 बजे, तो दोनों आमने सामने विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल लेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ लेंगे, 60 और 140, दूरी 560 है, क्योंकि 30 किलोमीटर तो 4 से 4:30 तक ए ने तय कर ली, ए द्वारा जो ट्रेन निकल रही उसने सापेक्ष चाल, या 140 समय हो गया, दूरी बटे चाल 560 बटे 40 3 घंटे। अब ए से कितनी दूरी पे, ए ने 4 से 4:30 आधे घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी वो, प्लस ए से निकलने वाली ट्रेन की स्पीड है 60, और 4:30 बजे बी रवाना होने के बाद 3 घंटे ले रही वो, तो 20 चाल 60 इंटू 3 180 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर जो आधे घंटे पहले तय कर लिया था वो, टोटल 210 किलोमीटर दूरी स्टेशन ए से होगी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है भैया। ये टेस्ट पेपर आज का, मेरे ख्याल से आज वाला जो टेस्ट पेपर है वो सबसे बढ़िया टेस्ट पेपर है। इसमें आपको निश्चित तौर पे छींके आई होगी, लेकिन बेटा इन सवालों को आप मिलाएंगे, अगर घर पे सारी पीडीएफ मैंने दे दी, वीडियो जो आप देख ही सकेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे कई सवाल नए सीखेंगे। ठीक है ना, तो जो पेपर टफ बनता है उससे घबराएं नहीं, उससे आप चीजें सीखें, क्योंकि अभी कोई फाइनल टेस्ट तो है नहीं। समझ रहे हैं बात को, इन सवालों को सीखें, प्रैक्टिस करें। मैथ्स में जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा है। भाई घर से विद्यालय की दूरी पूछी, इस टाइप का सवाल तो खैर हमने करा है। घर से विद्यालय की दूरी पूछी है, तो उसका हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर। बेटा जो चीज पूछी जाती है उसको हम x मानते हैं। कह रहा मोहन यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। स्कूल का जो टाइम है भैया, मान लो 9 बजे का टाइम है, तो 6 मिनट देरी से पहुंचेगा, मतलब 9:06 पे। और अगर वही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तेज चले, तो वो स्कूल टाइम से 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 9 बजे का टाइम है तो 8:51 पे पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो भैया दूरी ये है, तो मुझे बताएं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना हो जाएगा बच्चों? समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी x है, चाल 4 है, समय हो जाएगा x बटे 4। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना हो जाएगा? दूरी x है बटा चाल 5 है। ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी पूछी, x मान ली, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना लगेगा? चाल बराबर था दूरी बटा समय, अपना समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी x किलोमीटर, चाल 4, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, समय दूरी x है, चाल 5 है, समय ये।
अब इन दोनों समय का जो अंतर है x/4 ये समय माइनस x/5 समय करूं तो वो कितना हो जाएगा, एक में 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक में 9 मिनट 6 मिनट बाद पहुंच रहा है, एक में पहुंच रहा है 9 मिनट पहले, तो टोटल अंतर कितना है 6 + 9 15 मिनट है भैया। अब ये मिनट में इसको घंटे में बदलना तो किसका भाग दे देंगे 60 का, क्योंकि इधर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इधर भी ये 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक में 9 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो टोटल गैप कितने का हो रहा है 15 मिनट का। 6 + 9 का मिनट को घंटे में बदलना 60 का भाग दिया, ये हो गया x/4 माइनस x/5 बराबर 15/60 होता है, काटा इसको 1/4, तो x/4 माइनस x/5 बराबर 1/4 है बच्चों। अब इसको हल कर लेते हैं, इनका लसअप कितना आएगा 20, 4 का भाग 20 5 बार, 5 को x से किया 5x माइनस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को x से किया 4x बराबर 1/4। अब हम लोग गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, 4 गुणा होगा, अच्छा इसमें से घट जाएगा सीधा, 5x में से 4x गया, पीछे रहा x/20 बराबर 1/4, 20 भाग में है, गुणा में चला गया, x हो गया 20/4, 5 किलोमीटर। घर से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है 5। भाई हमें प्रश्न में घर से विद्यालय की दूरी पूछी है, तो हमने घर से विद्यालय की दूरी मान ली x किलोमीटर। अब कह रहा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय क्या होगा, समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी x है, चाल 4। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय क्या होगा, दूरी x है और चाल 5 है। दोनों का जो अंतर है x/4 माइनस x/5 वो कितना है 6 + 9 15 मिनट है, 6 + 9 बटा इनको घंटे में बदलना 60 का भाग दिया, काटा 1/4। अब हल कर दिया, x आ गया 5 किलोमीटर। अच्छा सवाल है, हालांकि इस टाइप का सवाल हम पहले कर चुके हैं रिवीजन में और टेस्टों में भी ऐसा सवाल आया है। ये आयु वाला सवाल है, आसान प्रश्न है, फिर आयु वाले तो जो अनुपात दे रखा वही मान लेते हैं। भैया हमें कहा है चंचल अनुपात सुप्रिया बराबर हमें कितना दे रखा है बच्चों 3:2, तो चंचल की आयु हम 3x मानेंगे, सुप्रिया की कितनी मान लेंगे 2x। कह रहा दोनों की आयु का गुणनफल 54 है, तो 3x × 2x बराबर 54 है, तो 3 × 2 6, x × x गुणा है तो यहां स्क्वायर होगा बराबर 54, 6 भाग में चला जाएगा 54/6, x² आ गया भैया 9, तो x कितना आ जाएगा आपके 3। अब x 3 आ गया बच्चों, तो चंचल की आयु पूछ रहा है वो भी 4 साल बाद, तो चंचल की आयु वर्तमान कितनी मानी हमने 3x, तो 3 × 3 9 वर्ष, ये वर्तमान है, ये वर्तमान में है बच्चों। हमें पूछी 4 साल बाद, तो 4 वर्ष बाद चंचल कितनी हो जाएगी बच्चों 9 + 4 बराबर 13 वर्ष। कितने साल की हो जाएगी बच्चों 13 साल की। एक टंकी है, उसमें नल ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, नल बी जो है उसे वो नल ए 8 घंटे में, नल बी 12 घंटे में, नल सी जो है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है 6 घंटे में। तीनों एक साथ चलाने पर, तो आसान सवाल है, तीनों एक साथ चलाने पर 1 घंटे बाद टंकी में शेष पानी, 1 घंटे बाद टंकी में शेष पानी कितना होगा बच्चों कि 1/8 जो अंदर जा रहा वो प्लस में, 1/12 और जो बाहर जा रहा वो माइनस में। लसअप कितना आ जाएगा इनका 24। भैया 8 वाला अंदर जा रहा, 12 वाला अंदर जा रहा है, प्लस में ले लिए, 1 घंटे में ये इतना पानी रहेगा, लेकिन सी वाला माइनस बाहर छोड़ रहा है तो माइनस में लेंगे। लसअप 24, 8 का भाग 24 3 बार, 3 को 1 से किया 3, 12 का भाग इसमें 2 बार 2 माइनस, 6 का भाग इसमें 4 बार तो 4, 5 - 4/24,
1/24 आ रहा है, तो समय कितना समय लेगा बच्चों? 24 घंटे लेगा भरने में। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न, मिश्रण वाला सवाल हम लोग हालांकि कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। कह रहा है दूध अनुपात पानी बराबर कितना है बच्चों? 3:5। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है? 3:5। ठीक है, तो भैया दूध की मात्रा मान लो 3x और पानी की मात्रा कितनी मान लो बच्चों? 5x। कह रहा यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिलाए, दूध मिला रहे हैं, 5 लीटर दूध मिलाने पर दूध कितना हो जाएगा? पहले 3x था, 3x लीटर था, 5 लीटर और मिलाए तो 3x + 5 हो जाएगा। और पानी कितना है? वही 5x का 5x रहेगा, क्योंकि ऊपर तो पानी तो मिलाया नहीं, ऊपर से केवल दूध मिलाया है 5 लीटर। तो दूध की मात्रा 3:5 है दूध और पानी का अनुपात, तो दूध की मात्रा हमने 3x मान ली, पानी की 5x मान ली। 5 लीटर दूध मिलाने पे दूध की मात्रा 3x + 5 हो जाएगा, पानी की मात्रा 5x है। अब कह रहा उनका अनुपात 2:3 है, तो 3x + 5 बटा 5x बराबर 2/3। वज्र गुणा करेंगे भैया, 2 गुणा 5x बराबर 3 गुणा 3x + 5, 5 × 2 10x बराबर 3 × 3 9x + 5 × 3 15, 10x - 9x बराबर 15, x बराबर 15। तो भैया x 15 लीटर आ गया, सॉरी x 15 आया। तो हमें क्या कह रहा है? आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो आरंभ में दूध की मात्रा मानी थी हमने 3x, तो 3 × 15 कितना हो जाएगा भैया? 45 लीटर। कितने लीटर हो जाएगा बच्चों? 45 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 था, दूध की मात्रा 3x मानी, पानी की बच्चों कितनी मान ली? 5x। 5 लीटर दूध मिलाने पे था, दूध पहले 3x था, 5 लीटर मिलाया 3x + 5, पानी की मात्रा कितनी? 5x। कह रहा उनका अनुपात 2:3, तो 3x + 5 बटा 5x बराबर 2/3 लिख दिया। वज्र गुणा के x 15 आया, दूध की मात्रा 3x, 3 × x का मान 15 रखा, 45 लीटर आया दूध की मात्रा आरंभ में। आज का पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सवाल है। अब ये सवाल तो आसान है। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 18 है। औसत कितना है? 18। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? तो भैया औसत 18 है, प्रत्येक में 3 जोड़ा तो 18 + 3, नया औसत कितना हो जाएगा बच्चों? 21। तो प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से प्रत्येक संख्या में किसी संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग, कुछ भी करें, भाग करें, तो औसत में भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा, या वही औसत में भी वही प्रभाव पड़ेगा। भैया यहां औसत कितना था? 18। प्रत्येक में 3 जोड़ने का कह रहा है, तो औसत हो गया 18 + 3। 3 जोड़ रहा है तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा, 18 + 3। अगर कहता है प्रत्येक में 3 घटा रहे हैं, तो भैया 18 - 3 औसत कितना हो जाता? 15। अगर कहता प्रत्येक को 3 से गुणा करें तो औसत 18 × 3 = 54। कह रहा प्रत्येक को 3 से भाग दें तो 18 / 3 औसत आ जाता प्रत्येक का 6। आसान, लेकिन देखो अच्छा सवाल है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है ना बच्चों? इस सवाल को आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं
और इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, ये ध्यान दें बेटा। कह रहे यदि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या पूछिए उसको क्या मान लो भैया, x। यदि किसी संख्या का 3 गुना मतलब 3x, उस संख्या के 3/5 मतलब 3x + 5 से 60 अधिक है तो 60 अधिक। किस संख्या का संख्या x मानी का 3x, तो 3 गुना तो 3x, वो 3/5 संख्या के तो 3x/5 से 60 ज्यादा था +60। अब 3x/5 प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, 3x माइनस 3x/5 बराबर 60। यहां बटे में कुछ नहीं, 1 और 5 का लसब 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 3x से किया 15x माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को किया 3x बराबर 60। 12x/5 बराबर 60। ले जाओ सबको उधर, x बराबर 60 × 5/12, 12 का भाग इसमें दिया 5 बार, x आ गया 5 × 25। वह संख्या क्या है बच्चों? 25। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसमें। कोई संख्या का 3 गुना मतलब 25 × 3, ऑप्शन में 25 दिया हुआ होगा ना, आप चेक कर सकते हैं। 25 का 3 गुना मतलब 75 आता है बच्चों। वो क्या है? उसके 3/5, 3/5 किसका? 25 का। मैं साइड में करवा देता हूं, चलो इसको, या पहले चलो इसको मैं रिमूव करके फिर उसको ऑप्शन से मैं बता देता हूं। मैं दोनों तरीके से ही बता रहा हूं इसको, ताकि आपको जो उचित लगे उससे आप कर सकें। ध्यान दें भैया, 25 है ना, कह रहा उसका 3 गुना 25 × 3, वो संख्या के 3/5 है। 25 का 3/5 से 60 ज्यादा है। 25 दिया 75, और देख लो 5 का भाग 25 में दिया 5, 5 3 15 + 60, 75 बराबर 75। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? अरे आ रहा है ना? बस अब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है बेटा, आसान प्रश्न है। PAISE, पैसे को लिख रहे हैं ये QBIJTF, सब में एक एक बढ़ा रहे हैं। सब में कितना बढ़ा रहे हैं बच्चों? ये हम देख सकते हैं एक एक PQABIJSTEF। तो इसमें भी हम जो ट्रायंगल है, तो हम ये तो बिल्कुल आसान है भैया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। RSTU, आंसर क्या आ जाएगा? U, R के बाद में S, A के बाद में B, N के बाद में O, G के बाद G, H, L, M, E, F, ये आंसर हो जाएगा। एक एक बढ़ रहा है ना, तो बस एक एक बढ़ा दिया। अगला प्रश्न श्रृंखला का सवाल है। श्रृंखला है बच्चों 3 5, इसमें 2 जुड़ा। ये क्या कर रहा है? दुगुना करके 1 कम कर रहा है, दुगुना करके 1 घटा रहा है। 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, तो 17 दूनी 34 माइनस 1, उत्तर आ जाएगा 33। इसको और ढंग से भी कर सकते हैं बच्चों। एक सवाल एक से ज्यादा तरीके से भी हो जाता है। यहां कितना जुड़ा? 2, यहां जुड़ा 4, यहां जुड़ा 8, तो यहां जुड़ जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं वापिस 33 आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं बच्चों। अब प्रश्न है ये, इसमें क्या हो रहा है भैया? वो जो आडो पड़े एक तो थड़ दो, ये 90 डिग्री ऐसे आ रहा है भैया, ठीक है। और
ये जो देखो ये टोपीदार आकृति अंदर है वो बाहर की ओर आ जाती है भैया। तो ये 90 डिग्री इधर घूम रहा था, इधर घूमेगा एक तो इसका मुंह इधर आएगा, ठीक है ना। और ये मुंह पहले से बाहर है तो वो वापस मुंह क्या आ जाएंगे अंदर। तब वो आकृति ढूंढनी हमें जिसमें ये हो, और इसमें लाइन नहीं, वो लाइन भी आ रही है बच्चों, और इसमें एक लाइन आ जाएगी। तो इसमें लाइन नहीं है तो इसमें लाइन आ ही जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी फॉर कैट। अब इसमें एक आकृति अलग है, वो कौन सी, वो बताना हमें। ये आकृति अलग है भैया, इन दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है, बाकी सबका मुंह देखो अलग अलग है। ये इधर, 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 ये इधर नहीं, लेकिन इसमें इनका मुंह भी समान है भैया। एक सेकंड, यहां अगर हम देखें, लेकिन ये सब में सेट हो रहा था, लेकिन हालांकि 5 डायग्राम देने नहीं थे, 4 ही ऑप्शन देने थे इनको, ठीक है। तो फिर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, बाकी वाला क्या डिफरेंस अगर 5 डायग्राम है तो। इसमें बताएं भैया। थोड़ा विवादस्थ है ये। अगर आप इसको ये हटा दें, ई ऑप्शन एक बार के लिए हटा दें, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि बाकी सबका मुंह बाहर की ओर है। सॉरी, बी ऑप्शन, माफ कीजिएगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, इन सवालों में कई बार दिक्कत हो जाती है। बाकी सब बाहर जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं भैया? दोनों एक दूसरे की तरफ। तो अगर ये ई ऑप्शन हटा दो दिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। लास्ट सवाल रक्त संबंध का है। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने कहा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता के, महिला क्या कह रही है? महिला कह रही वह मेरे पिता, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। महिला कह रही पिता की एकमात्र पुत्री। तो पिता की जो इकलौती पुत्री, मतलब वो महिला खुद ही हुई। इकलौती पुत्री मतलब महिला की पुत्री का पुत्र है, का पुत्र है। कौन भैया? वो व्यक्ति। तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला क्या है बच्चों? मां है उसकी। और अगर कहता उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो पुत्र, ठीक है। इस प्रकार से आज का टेस्ट पेपर हम लोगों ने हल कर लिया बच्चों, ठीक है ना। आज का जो टेस्ट पेपर था इसमें काफी सवाल अच्छे थे। इन सवालों को आप हल करें। निश्चित तौर पे मैं कुछ कभी कभी पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनाता हूं ताकि आप लोग
थोड़ा आपका दिमाग हिले, आप लोग नए टाइप के सवाल सीखें, आपकी प्रैक्टिस बढ़े, ठीक है। क्योंकि इस बार ये लग रहा है कि या तो पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड आएगा, टफ आएगा, और या मेरिट तो हाई, खैर जानी जानी, ठीक है ना। क्योंकि हर सीरियस जो बच्चा पढ़ रहा है उसने 3 से 4 बार कोर्स कर लिया है और सारी किताबें वगैरह सब चीज उसने पढ़ ली है, ठीक है। चलिए खूब सारी प्रैक्टिस करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद।